नमस्ते दोस्तों। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने होरेस का बैकग्राउंड समझा। दूसरे पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे डुल्से, इट्यूटाइल और डेकोरम और होरेस की लिटरल फिलोसफी को डिटेल में डिस्कस किया। अब आ चुके हैं हम इसके फाइनल पार्ट में। तो शुरू करते हैं। होरेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी थ्योरी ने बाद के राइटर को कैसे इन्फ्लुएंस किया और आज के टाइम में भी होरेस को क्यों पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। होरेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट, अगर एरिस्टोटल ने लिटरली क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन रखी तो होरेस ने उस फाउंडेशन को प्रैक्टिकल डायरेक्शन दी। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर की तरह लिटरेचर को ऑब्जर्व करता है, लेकिन होरेस एक राइटर की तरह राइटर्स को गाइड करता है। उसने बताया कि सिर्फ इमेजिनेशन काफ़ी नहीं होती, एक अच्छा राइटर बनने के लिए डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग और रिवीजन भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से आर्स पोएटिका को सिर्फ लिटरली थ्योरी नहीं बल्कि राइटर्स के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक भी माना जाता है। रेनेसा पर होरेस का इन्फ्लुएंस। अब हम थोड़ा टाइम में आगे बढ़ते हैं। मिडल एजेस के बाद यूरोप में एक पीरियड आता है जिसे हम रेनेसा कहते हैं। इसी पीरियड में दोबारा ग्रीक और रोमन लिटरेचर की तरफ लौटने लगे और होरेस की आर्स पोएटिका भी दोबारा बहुत फेमस हो गई। राइटर और क्रिटिक्स ने उसकी एडवाइस को सीरियसली लेना शुरू किया। उन्हें लगा कि लिटरेचर को सिर्फ इमोशंस के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें क्राफ्टमैनशिप भी होनी चाहिए। यही वजह है कि रेनेसा के कई पोइट्स होरेस से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। नियो क्लासिकल एज और होरेस। लेकिन होरेस का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता कहाँ है? नियो क्लासिकल पीरियड में। इसी पीरियड के राइटर्स ऑर्डर, बैलेंस और डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और ये आइडियाज़ डायरेक्टली होरेस से इंस्पायर थे। अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन जैसे क्रिटिक्स और पोइट ने होरेस के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाया। इसलिए अगर आप नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो हर जगह होरेस की इको सुनाई देती है। क्या होरेस सिर्फ रूल बना रहा था क्या? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो आता है, क्या होरेस लिटरेचर को सिर्फ रूल के अंदर बांध देना चाहता था कि मतलब अगर पढ़ने का एक फिक्स रूल तरीका होना चाहिए? इसका आंसर उतना भी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। होरेस डिसिप्लिन की बात ज़रूर करता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी का एनिमी नहीं है। उसका मानना था कि भाई क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन दोनों साथ भी तो चल सकते हैं ना। सोचिए, एक क्रिएटर एक क्रिकेटर कितना भी नेचुरली टैलेंटेड हो, अगर प्रैक्टिस ही ना करे तो क्या वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता है? शायद नहीं। बिल्कुल इसी तरह होरेस कहता है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को पॉलिश करना और उस पर मेहनत करना भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न राइटर्स के लिए होरेस। अब एक सवाल, आज के यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ओटीटी के ज़माने में होरेस की थ्योरी कहाँ यूज़ है? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो होरेस आपसे कहता है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए कंटेंट मत बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को एंटरटेनमेंट भी करे और कुछ वैल्यूएबल भी दे। अगर आप नॉवलिस्ट हैं तो कैरेक्टर को कंसिस्टेंसी रखें। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं तो स्टोरी को टोन मेंटेन कीजिए। अगर आप एक पोइट हैं तो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर पर मेहनत करिए। होरेस की क्रिटिसिज्म। लेकिन हर थ्योरी की तरह होरेस की थ्योरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई मॉडर्न क्रिटिक्स कहते हैं कि लिटरेचर को बहुत ज़्यादा रूल्स में बांध देना क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकता है। रोमांटिक पोइट्स जैसे वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज मानते थे कि पोइट्री का सोर्स इमोशंस और इमेजिनेशन है। उसके हिसाब से राइटर को हर वक्त फिक्स्ड रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से बाद के लिटरली मूवमेंट्स ने होरेस के कुछ आइडियाज़ को चैलेंज भी किया और ये बिल्कुल नेचुरल है। लिटरली क्रिटिसिज्म इसी तरह इवॉल्व होता है। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से डायलॉग करती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है 15 से 20 मार्क्स का कि डिस्कस होरेस कंट्रीब्यूशन टू लिटरली क्रिटिसिज्म, तो आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले आप होरेस का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आर्स पोएटिका को बताएंगे, उसके बाद ड्यूल्स इट यूटाइल का जो कॉन्सेप्ट है, फिर डेकोरम, टैलेंट और प्रैक्टिस को भी आप अच्छे से बता सकते हैं किस तरीके से टैलेंट इंपॉर्टेंट है प्लस प्रैक्टिस उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होरेस का इन्फ्लुएंस और रेनेसा और नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, और लास्ट में उसकी क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आंसर नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। सीरीज़ खत्म करने से पहले एक लास्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। एरिस्टोटल हमें बताता है लिटरेचर को समझना कैसे, होरेस हमें बताता है लिटरेचर को लिखना कैसे। एरिस्टोटल एनालिसिस देता है, होरेस एडवाइस देता है। एरिस्टोटल थ्योरी एक्सप्लेन करता है, होरेस राइटर को ट्रेन करता है। ठीक है, इसी वजह से दोनों थिंकर एक दूसरे से कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशन के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में हमने होरेस को सिर्फ एक रोमन पोइट के रूप में नहीं देखा। हमने समझा कि उसने लिटरेचर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना। उसने राइटर को डिसिप्लिन, रिवीजन और बैलेंस की इंपॉर्टेंस बताई और उसका फेमस प्रिंसिपल डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट आज भी हर अच्छे राइटर और कंटेंट क्रिएटर के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है। अगर आप होरेस को समझ गए तो आप सिर्फ एक लिटरली क्रिटिक को नहीं बल्कि राइटिंग की फ़िलॉसफी को समझ गए।